नमस्कार। भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा के लिए इस खास पेशकश में सभी का स्वागत है। इसे खास तौर पर आखिरी मिनट की तैयारी को आसान बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब 400 से भी ज्यादा संभावित प्रश्न हों तो उनमें से सबसे जरूरी क्या है। खैर, आज हम यही करने वाले हैं। सिर्फ वो जानकारी देखेंगे जो परीक्षा के लिए सबसे अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हम पिछले सालों के परीक्षा पत्रों से निकाले गए 50 सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले सवालों को कवर करेंगे ताकि तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य के मील के पत्थरों की। मतलब हम पाठ्यक्रम के जो मुख्य लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं और जो साहित्य कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझेंगे। आइए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के जाने माने साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस श्रेणी या सप्तक में आती हैं? अच्छा, तो ये सप्तक है क्या? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। संगीत में तो इसका मतलब होता है 7 सुर, यानी सा रे गा मा पा धा नी। लेकिन साहित्य में ये 7 कवियों की कविताओं का एक कलेक्शन होता है और भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं दूसरे सप्तक में हैं, जो अपने एकदम सहज और स्वाभाविक लय के लिए जाना जाता है। चलिए, अब कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। वापसी कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियंबदा। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं गजाधर बाबू, उन्होंने रेलवे में पूरे 35 साल काम किया। और हां, लेखिका उषा प्रियंबदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 को हुआ था। ये तीनों पॉइंट्स एकदम याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो साहित्य से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नायकों और आंदोलनों की। यहां हमारा फोकस रहेगा कुछ प्रभावशाली ऐतिहासिक हस्तियों पर और उन मूवमेंट्स पर जो उन्होंने चलाए। स्वामी विवेकानंद, इनसे जुड़े सवाल तो आते ही हैं। देखिए, उनका जन्मदिन है 12 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर साल 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की और सबसे जरूरी 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में वो ऐतिहासिक भाषण दिया। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद पर सबसे गहरा असर किसका था? तो वो थे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। और उनके भाषणों में जो प्रेरणा दिखती है, उसका सबसे बड़ा सोर्स थी श्रीमद् भगवद गीता। और हाँ, यहीं पर एक सांस्कृतिक तथ्य भी जान लेते हैं कि गौरैया को आंगन का पक्षी भी कहा गया है। अब एक बड़ा ही खास और यादगार सवाल, महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। और इसका जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हां, उन्होंने ही गांधी जी को ये उपाधि दी थी। इस नाम को याद रखना जरूरी है। चलिए, प्रतिरोध के 2 बहुत जरूरी पल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था और 1919 में गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। ये दोनों ही घटनाएं उनके नेतृत्व को दिखाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, धर्म और दर्शन। इसमें हम भारत के अलग अलग धर्मों और फिलॉसफीज के जो मूल सिद्धांत हैं और जो बड़ी हस्तियां हैं, उन पर एक फटाफट नजर डालेंगे। यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होता है जैन और सिख धर्म के पहले और आखिरी गुरु को लेकर, तो इसे साफ कर लेते हैं। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें यानी आखिरी थे महावीर स्वामी। वहीं सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव और 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। आइए कुछ और प्रमुख धार्मिक फैक्ट्स को देखते हैं। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले सेंट थॉमस ने किया था। और हां, दीने इलाही नाम का जो धर्म था, उसकी शुरुआत की थी मुगल बादशाह अकबर ने। अब बात बौद्ध धर्म की। इसकी कई शाखाएं हैं, पर हीनयान शाखा की अपनी एक खास पहचान है। इसकी खासियत यह है कि इसमें मंत्र, हठ योग और तांत्रिक तौर तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस सेक्शन का आखिरी पॉइंट है वेदों के बारे में। तो कुल कितने वेद हैं? 4, और इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। एक और जरूरी बात, जो मशहूर गायत्री मंत्र है, वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। यह थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। यह है हिंदी व्याकरण की बुनियाद। किसी भी भाषा का स्ट्रक्चर जानते हैं, बड़ा सीधा सादा और लॉजिकल होता है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण यानी अक्षर। वर्णों को सही से मिला दें तो बनता है शब्द,
और जब शब्दों को एक मीनिंगफुल तरीके से जमा दें तो बन जाता है एक वाक्य। अच्छा, तो ये पदबंध क्या चीज़ है? देखिए, ये वाक्य का एक हिस्सा होता है। मतलब ये कुछ मीनिंग तो देता है पर पूरी बात नहीं कहता। इसे उपवाक्य भी कह सकते हैं। ग्रामर में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। वाक्यों के टाइप्स में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सरल वाक्य को पहचानना सबसे आसान है। इसका सीधा सा नियम है, एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और एक क्रिया यानी वर्ब। जैसे नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। यहाँ नौकर कर्ता हो गया और काम पूरा कर लिया क्रिया हो गई। बिल्कुल स्पष्ट। चलिए 2 और तरह के वाक्यों की तुलना करते हैं। एक है अनुरोधात्मक, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, जैसे कृपया जाएं, और दूसरा है इच्छार्थक, जिसमें कोई इच्छा या आशीर्वाद होता है, जैसे ईश्वर आपका कल्याण करे। दोनों के इरादे में साफ फर्क है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया है या फिर ये हमारी संस्कृति को बनाती भी है, उसे एक आकार भी देती है? ये सवाल इस कोर्स के 2 सबसे बड़े पिलर्स भाषा और संस्कृति को एक साथ जोड़ता है और हमें सिर्फ फैक्ट्स रटने से आगे सोचने पे मजबूर करता है।